हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। आज हम लोग बात करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर के ऊपर। क्लॉटिंग फैक्टर होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। तो क्लॉटिंग दैट मीन्स कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब जमना। कहीं पर भी अगर कोई हैमरेज होता है, जैसे ब्लेड कट गया या फिर गाड़ी से धक्का लग गया, तो हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए ऐसे बांध देते हैं या रोक देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो कोगुलेट होता है, जम जाता है। लेकिन जब जमता है या फिर कोगुलेशन होता है तो कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कितने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उस कोगुलेशन को जमने में। हमारे बॉडी के अंदर में दो तरह की इंजुरी होते हैं, एक होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी और दूसरा होता है इनसाइड। हमारे बॉडी के अंदर में भी सेल इंजुरी होते हैं जहां से हैमरेज होना चालू होता है, और बॉडी के बाहर हमको दिख जाते हैं सरफेस पे, लेकिन इंटरनल हैमरेज नहीं दिखते, लेकिन फिर भी रिपेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को एक चिमटा मार देते हैं तो देखिएगा पूरा रेड रेड हो जाता है गाल के ऊपर। दैट मीन्स वहां पर कैपिलरी हैमरेज हो गया है, जिसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो रेड हो गया है। लेकिन उस वहां पर ब्लड कोगुलेशन जो होता है, जो ब्लड जमता है, वो मैकेनिज्म होते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको जमाने में हेल्प करते हैं। वहां पर जो कैपिलरी हैमरेज हो गए हैं, जो कैपिलरी टूट गई, उसको रिपेयर करती है। तो उसी को हम लोग देखेंगे कि आज किस तरह से कोगुलेशन होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर में रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो मैकेनिज्म ब्लड को कोगुलेट करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो देख सकते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड अकर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन ऑफ ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ सबस्टांसेस। हमारे बॉडी में कुछ सबस्टांसेस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, जिसके वजह से ब्लड का कोगुलेशन होता है। और कोगुलेशन को हम लोग देखेंगे कितने तरह से। जो कोगुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। जो मैकेनिज्म काम करता है, जो सबस्टांसेस होते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। टोटल के टोटल 13 फैक्टर होते हैं कि जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। देख सकते हैं, जो पहला फैक्टर उसका नाम है फिब्रिनोजेन, और दूसरा फैक्टर उसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, ये, और तीसरा फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये तीन ऐसे फैक्टर होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक बार स्टिमुलेशन हो गया कोगुलेशन का, एक बार प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, तो प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये तीनों मैकेनिज्म काम करना चालू करते हैं, और ये तीनों कन्वर्सेशन रहते हैं एक ही साथ। एक बार एक स्टिमुलेशन हो गया तो वो दूसरा को स्टिमुलेट करना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है जिसका नाम है कैल्शियम फैक्टर। कैल्शियम दैट मीन्स चूना। अगर हम लोग को कहीं पर कट जाता है या फिर गिर जाते हैं तो छिल जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं, किसी से हम चूना लेके लगा देते हैं, तो चूना थोड़े समय के अंदर में क्या करता है, ब्लड को कोगुलेट कर देता है। यहाँ पर कैल्शियम फैक्टर भी होता है जो ब्लड को कोगुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है लेवाइल फैक्टर। लेवाइल फैक्टर जो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। यहाँ पर टोटल 13 फैक्टर है, जो मैं बताऊंगा कि वो 13 के 13 फैक्टर है जो काम करते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे भी हैं जो अगर ना रहे तो हैमरेज होना चालू हो जाए, जैसे हेमोफीलिया होता है, उसके बारे में भी बताएंगे। अभी तक हम लोगों ने 5 बात किए थे। छठा फैक्टर है जो प्रूव नहीं है, लेकिन फिर भी ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, कि नेक्स्ट जो होता है वो होता है 7वां अस्टेबल फैक्टर। ये हमारे बहुत सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 13 फैक्टर जो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि एक का स्टिमुलेट होता है तो दूसरे को स्टिमुलेट करता है, और दूसरा स्टिमुलेट होता है तो वो तीसरे को स्टिमुलेट करता है। इस तरह से 1 से लेकर 13 फैक्टर तक का स्टिमुलेट होते हैं। लेकिन एक बार प्रोथ्रोम्बिन स्टिमुलेट हो गया तो वो फिर कोगुलेशन इजिली वे में करना चालू करता है। पहले क्या होता है कि जब क्लॉटिंग होता है तो प्लेग के जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ताकि जितने भी वेसल्स हैं, कार्पसल्स है, वो सब जाकर उसमें फंस जाए, और धीरे धीरे फिर क्लॉटिंग होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, 8वां है एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। 9वां है क्रिसमस फैक्टर। यही जो फैक्टर है जिसके डिफिशियंसी से अगर ये ना रहे, हेमोफीलिया होता है। हेमोफीलिया दैट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें थोड़ा सा भी हैमरेज हुआ तो उसको ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है। वैसे केस में अगर पेशेंट को सिर्फ IM इंजेक्शन दिया गया तो उसके वजह से भी इतना
ब्लड लॉस हो जाता है, क्योंकि क्रिसमस फैक्टर उस पेशेंट के अंदर में एब्सेंस होता है, ना होता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट है 10वां स्टुअर्ट प्रूवर फैक्टर, 11th है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, जो जब इंटरनल हैमरेज होता है जिसमें 11th 12th और 13 का बहुत बड़ा रोल होता है क्लॉटिंग फैक्टर में। 12th है हेजमैन फैक्टर, इसका दूसरा नाम होता है कॉन्टैक्ट फैक्टर, और 13 है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसको फिब्रिनेज भी बोलते हैं। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये जो 4 फैक्टर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसका मेजरमेंट करने के लिए हम टेस्ट कराते हैं बीटी और सीटी। बीटी मतलब ब्लडिंग टाइम और सीटी का मतलब क्लॉटिंग टाइम। बीटी जो होता है कान के ईयर से हम छेद करते हैं, जो निप्पा बोलते हैं इसको, जो ईयरिंग जहाँ पहनते हैं उस पार्ट में हम प्रिक करते हैं और वहाँ से एक टिश्यू पेपर पर हम उसको कलेक्ट करते हैं कि कितना देर तक हुआ। और क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो कैपिलरी ट्यूब होता है, उसके अंदर में ब्लड को लेकर हम टेस्ट करते हैं, इस तरह से एग्जामिन करते हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ब्लड को कोगुलेशन करने के लिए, मैकेनिज्म है जो काम करते हैं। और हर फैक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, अगर कनेक्टेड ना होते तो क्लॉटिंग नहीं होता। मैंने पहले ही बताया है कि हमारे जो इंजरी होते हैं सरफेस, बॉडी के सरफेस पे होते हैं और इंटरनल हैमरेज होते हैं, तो वो दोनों में ही काम करते हैं। जब सरफेस होता है तो कुछ ही फैक्टर काम करते हैं, लेकिन जब इंटरनल हैमरेज होता है तो उसमें 12 13 के 13 फैक्टर काम करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी लोग आपके ज़रिए देख पाएँ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।